आ, आज का टॉपिक हम लोग का होगा टॉर्क। टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, उस पर कुछ क्वेश्चंस कराया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, उन सब चीज़ों का मैंने कैलकुलेशंस डिटेल में फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स मैंने कराया था। दो थ्योरम भी बताया था जिसमें हमने ये सिखाया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उस समय आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि ये हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। अब हम धीरे धीरे अब टॉर्क सीखेंगे, फिर टॉर्क के बाद अब ये जानेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने जो पढ़ा था उसका यूज कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉर्क होता क्या है, बिकॉज एक कम्प्लीटली आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक है टॉर्क। पहली बार शायद बहुत जने सुन रहे होंगे। ओके, तो टॉर्क होता क्या है इस पे मैं आता हूँ। देखो, टॉर्क का मैं डेफिनेशन बताऊंगा, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करता हूँ किया जाता है ये बताऊंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि टॉर्क का रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या यूज आता है। तो टॉर्क का डेफिनेशन है कि द टॉर्क इज डिफाइंड एज द टॉर्क इज द टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, ऐसे लिख लो, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ force and perpendicular distance perpendicular distance perpendicular distance from the point to the line of action of the force, line of action of the force. ओके, अब आपके मन में अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन। ये हम तो नई बार फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसका डेफिनेशंस जो मैंने बताया टॉर्क का, इसका कैलकुलेशंस का एक्चुअली मीनिंग क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन। मान लो कि वी हैव force F which is acting at this point. Let's say this point is A, right? Or we have to calculate the torque about point O. ध्यान देना, टॉर्क इज कैलकुलेटेड अबाउट पॉइंट या टॉर्क इज कैलकुलेटेड अबाउट एक्सिस। आप ये बताओ कि आपके जितना भी बेसिक नॉलेज है, जो थोड़ा बहुत भी लोग जानते होंगे, आप मुझे ये बताओ कि द टॉर्क एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं या टॉर्क इज कैलकुलेटेड अबाउट पॉइंट, क्या होता है? पॉइंट। पॉइंट, यस। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत जने का ये रहता है कि सर तो एक्सिस का अबाउट फाइंड करते हैं। नो, एक्सिस का अबाउट फाइंड नहीं करते हैं। टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट। अब देखो यहाँ पे, मान लो कि जिस पॉइंट पे फोर्स लगा, यहाँ पे हमारा फोर्स लगा, ठीक है, ये वाला। अब ये जो फोर्स लगा तो फोर्स एक लाइन पे ऐसे लगा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ये जो लाइन है ना, फोर्स के डायरेक्शन में एक लाइन से ज्वाइन कर दो, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। और यहां से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पॉइंट एन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन एक लाइन से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाता है हम लोग का ओ एन, राइट। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, याद रखें, दिस इज नोन एज टाउ। तो मॉड ऑफ द टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज डिफाइंड एट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब फोर्स को रखो, दिस इज फोर्स, एंड what is the magnitude of the perpendicular distance, this is ON, ON, ओके। ये हो जाता है हम लोगों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे ये याद रखना कि टॉर्क को टाउ से डिनोट किया जाता है, ओके। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टॉर्क तो हमने कैलकुलेट कर लिया, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, इसका डायरेक्शंस भी हम फाइंड करना सीखेंगे, राइट। लेकिन आप ये पहले जान जाओ कि टॉर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना।
torque, sorry, vector quantity. Torque is a vector quantity. ओके, एक पॉइंट ए है. सेकेंड, नोट करके लिखना, टॉर्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, टॉर्क इज कैलकुलेटेड about a specific point, about specific point. मतलब हमें पॉइंट मेंशन करना होगा किसके अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, उसी के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, उस फोर्स का. ओके, चलो, इसका यूनिट क्या होता है? इसका जो यूनिट होता है हम लोगों का फोर्स और डिस्टेंस, दिस इज न्यूटन मीटर. एंड इसका जो डायमेंशन हो जाता है, ये क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू. देखो, एम एल टू और टी माइनस वन, टी माइनस टू इधर, और मीटर का एक एल आ जाता है. तो इसका डायमेंशन और यूनिट ये वाला होता है. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और जाएगा. एक क्वेश्चन सिंपली ये आता है बच्चों में कि सर न्यूटन मीटर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो एनर्जी का भी यूनिट होता है, राइट? एफ डॉट एस. और ए टॉर्क का भी यही यूनिट है. तो क्या टॉर्क और एनर्जी दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं. टॉर्क एंड एनर्जी सेम नहीं है. यूनिट सेम आ रहा है, ये अलग बात है, बट दोनों क्वांटिटी इंटायरली डिफरेंट चीज़ है. ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी है और वो स्केलर क्वांटिटी था. वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टॉर्क रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हम रोटेशनल मैकेनिक्स में इसका यूज करेंगे. ओके, अब हम आ जाते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं. तो लिखो, द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, direction of torque is calculated using right hand thumbs rule. ओके, अगर आप टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हो तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला आता था चीज़ें, उसे हमें कैलकुलेट करना होगा. राइट हैंड थम्स रूल को यूज़ करके ही हम इसका डायरेक्शंस फाइंड करेंगे. ओके, इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना. ए वाला जो फोर्स है, फोर्स को पकड़ के पॉइंट की तरफ बेंड करो. दिस इज द फोर्स. इफ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, सो द फोर्स को पकड़ के पॉइंट ओ की तरफ बेंड करो. तो कैसा आएगा? क्लॉकवाइज आया है ना. अब क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में? इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन? फोर्स को इनटू द प्लेन, है ना. तो हम जो डायरेक्शंस यहाँ हम नोट करते हैं कॉपी पेन पे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इनटू द प्लेन, इनटू प्लेन ऑफ पेपर. ओके, और इसका मीनिंग होता है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर. ओके, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टोरियल, इसका वेक्टर मेथड भी बताऊंगा कि वेक्टर से कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि टॉर्क क्या होता है, लेकिन जो ज़्यादा यूज में आता है यही होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब मुझे ये बताओ कि फोर्स यही है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क. अगर हम पॉइंट ओ को इधर शिफ्ट कर दे, डिफरेंट पॉइंट पे ले जाएं, तो टॉर्क वही होगा या चेंज कर जाएगा? अगर पॉइंट ओ को यहाँ पे ला देंगे तो चेंज It होगा. will change. The इट magnitude विल will चेंज, change. मैग्नीट्यूड विल चेंज. तो आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो? देखो, फोर्स का जो टॉर्क होता है, it डिपेंड करता है कि अबाउट विच पॉइंट वी आर कैलकुलेटिंग. वी मस्ट मेंशन द पॉइंट वेयर द टॉर्क इज बीइंग कैलकुलेटेड. ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना था. तो ओके, अब हम आपको मैं सिखाऊंगा कि टॉर्क आप खुद से फाइंड करोगे. ये जरूरी है, ये लाइन ऑफ एक्शन है और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ये जो है हम लोग का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ओके, लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करना है. चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग. ओके, क्वेश्चन है कि वी हैव अ थिन रॉड and four forces are acting. One F1 along the horizontal direction having magnitude 10 Newton, F2 is 20 Newton in
upward directions, F3 at an angle 30 degree having magnitude 20 Newton and F4 having magnitude 15 Newton, and this length is L by 2 and this total length is L. आपको L का वैल्यू कंसिडर करना है, L is equal to 4 मीटर. Okay, take the value of L equal to 4 meter, so you have to find the torque by individual forces produced about point O. सेपरेटली बताना है. सेपरेटली बताना है. टॉर्क 1 का कितना होगा, टॉर्क 2 का कितना होगा, एंड सो ऑन. 3 का कितना होगा एंड 4 का कितना होगा, एंड डायरेक्शन भी बताना है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन. सर हम्म. सर वो जो F3 का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या उससे L/2 डिस्टेंस में दूरी क्या है? हाँ हाँ, L by 2 ही है. दिस डिस्टेंस इज L by 2. ओके. यस, तो मुझे आंसर्स जो आए हैं 0, 80 और भी आया है 30. ठीक तो है, सही लग रहा है आप लोगों का. बहुत जनों ने करेक्ट आंसर दिया है. एक दो शायद कुछ कुछ गलतियां हुई हैं कुछ लोगों से, बाकी ठीक है. देखो, मैं फिर से मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखना. सबसे पहले फोर्स F1 का फाइंड करना है. बताओ इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा लाइन है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लाइन ऑफ एक्शन हो गया. दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए. व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू दिस लाइन? 0. तो जीरो. हम करेंगे F1 इंटू 0. तो ये तो 0 हो गया, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है. टॉर्क 2 की वजह से कितना होगा? 2 का लाइन ऑफ एक्शन कौन सा होगा? लाइन ऑफ एक्शन ए वाला होगा. एंड हमें इसके अबाउट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? F2 इंटू ए वाला लेंथ कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज L. What is F2? F2 is 20. And what is the length? This length is 4. तो ये कितना आ गया? 80. अब मुझे बताओ डायरेक्शन के बारे में. हम क्या करते हैं, फोर्स को पकड़ेंगे और जो पॉइंट है उसकी तरफ बेंड करेंगे. फोर्स को पकड़ो, इसके तरफ बेंड करो. तो एक कैसा आ गया? एंटी क्लॉकवाइज. एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? इनटू द पेपर, आउट ऑफ द पेपर. आउट ऑफ द पेपर. आउट ऑफ द पेपर. आउट ऑफ द पेपर को हम ऐसे डिनोट करते हैं. एक चीज और ध्यान देना, फोर्स को ऐसे पकड़ के घुमाओगे, फोर्स को ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन हमें फोर्स को पकड़ के वैसे रोटेट करना होता है विच इज स्मॉलर एंगल. ऐसा नहीं कि इधर से पकड़ के घुमा दिए, नहीं, स्मॉलर एंगल से घुमाते हैं. F2 इधर है, दिस इज द फोर्स, और पॉइंट O इधर है, तो ए इधर घुमाएंगे, है ना, स्मॉलर एंगल से. ये हो गया टॉर्क. हाँ, ये कन्वेंशन है. कन्वेंशन क्या? ये तो टॉर्क फाइंड करने का क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने बताया था ना, कि स्मॉलर A क्रॉस B कैसे करते हैं. दिस इज A क्रॉस B. जिस तरफ मुड़ेगा सिर्फ उस तरफ ही होगा. A क्रॉस B कैसे फाइंड करते हैं? A को पकड़ के B की तरफ बेंड करते हैं और ऐसे रोटेट कर देते हैं. हाँ अब सर. A को पकड़ के ऐसे तो नहीं घुमाएंगे ना, लार्जर एंगल से नहीं घुमाते हैं, स्मॉलर हाँ. एंगल से घुमाते हैं, है ना. 3 का कितना होगा? दिस इज 3. अब 3 को फाइंड करने का आपका मेथड क्या होगा कि 3 का ए लाइन ऑफ एक्शन कौन सा होगा? फोर्स के डायरेक्शन में हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे. ध्यान से देखना, ठीक है. ऐसे एक्सटेंड कर दिया. अब यहाँ से क्या करेंगे कि ए वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ. ए हो गया परपेंडिकुलर लेंथ. तो हम लिखेंगे F3 इंटू ए 30 डिग्री है, ए भी कितना होगा? 30 डिग्री, राइट. एंड दिस लेंथ इज 2 मीटर. दिस लेंथ इज 2 मीटर. अब बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाओ. दिस लेंथ इज 2 मीटर, दिस एंगल इज 30. 2 cos 30, 2 sin 30. व्हाट इज दिस लेंथ? ON. 2 sin 30 लिख दूं? 2 sin 30, 1. तो 2 sin 30 लिख देता हूं. तो ये हो जाएगा F3 इज 20 एंड 1 इज इक्वल टू 20. एंड व्हाट शुड बी द डायरेक्शन? F3 को पकड़ के ऐसे घुमाएं या F3 को पकड़ के ऐसे घुमाएं? बोलो. क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज, बिकॉज दिस इज स्मॉलर एंगल, है ना, ये वाला. अच्छा सर, F3 हाँ. को तो हम कंपोनेंट ब्रेक करके भी तो ये कर सकते हैं.
कर सकते हो, कंपोनेंट वाला बाद में बताता हूँ अभी। तो 820 हो गया क्लॉकवाइज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉकवाइज? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन को क्रॉस से डिनोट करेंगे। एंड टॉर्क ड्यू टू 4 क्या हो जाएगा? ए हो गया हम लोग का लाइन ऑफ एक्शन वाला, लाइन ए हुआ, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिंपली 2 मीटर। सो द F4 into 2 and this is equal to 15 into 2 and this is 30। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? F4 को कैसे घुमाएं? ऐसे। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल फोर्सेस का टॉर्क फाइंड करते हैं अबाउट पॉइंट O। ओके, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द नेट टॉर्क, कितना होगा, तो आप क्या करोगे? देखो, इन और आउट, इन और आउट एक लाइन पे है, तो एक को प्लस एक को माइनस ले सकते हैं, जैसे पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, इन और आउट। तो अगर मान लो कि हम इन को या आउट को किसी एक को पॉजिटिव ले लें, किसको पॉजिटिव ले लें? हमारी मर्जी, हम किसी को ले सकते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लें तो ए क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव, है ना? तो अगर हमें नेट टॉर्क फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली 1 टॉर्क ड्यू टू 2 टॉर्क ड्यू टू 3 एंड द टॉर्क ड्यू टू 4, और हमें ऐड कर देना है। व्हाट इज 1? 0 प्लस टॉर्क ड्यू टू 2, व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू 2? 80। दिस शुड बी प्लस 80 और माइनस 80? -8। माइनस 80। एंड टाउ 3 प्लस 20 एंड द टाउ 4 माइनस 30। 30। कितना आ जाएगा? माइनस 90, है ना, न्यूटन मीटर। अब माइनस 90 न्यूटन मीटर का मतलब देखो क्या होगा। नेट टॉर्क क्या हम लिख सकते हैं? नेट टॉर्क हो जाएगा 90 न्यूटन मीटर, और माइनस को हटा के अगर हम ये बोल दें कि हम लोगों का आउट ऑफ द पेपर है, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा सर। है ना, -90। अरे हम बोले कि प्लस एक्स, अब माइनस एक्स में हम वर्क कर रहे हैं, हमारा वैल्यू आ गया -10 मीटर, तो हम बोलेंगे 10 मीटर विथ नेगेटिव एक्सिस, तो क्या दिक्कत है? तो वही मैं बोल रहा हूं कि 90 न्यूटन मीटर टॉर्क विथ आउट ऑफ द पेपर, बस हो गया। चाहे ये बोल दोगे कि -90, इसका मतलब माइनस तो डायरेक्शन शो कर ही रहा है कि इनटू द पेपर ना होकर उसके अपोजिट में है। हो गया, चलो अब एक पॉइंट और नोट करो आप लोग। इसमें किसी को कोई डाउट आया? फटाफट बोलो मुझे, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा सर, हाँ, ये जो आपने नेट टॉर्क वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, वो तो सर अगर एक सब फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक हुआ तब हम ये तो अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नेट ऑफ टॉर्क एप्लीकेशन क्यों? एक होगा। बिल्कुल नहीं, अच्छा, ऐसा कैसे बोल सबके सकते हैं? लिए। अच्छा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से क्या मतलब है? वो जहां जहां लग रहा है वहां वहां लगने दो उसको, टॉर्क तो इसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल फोर्स कहीं भी लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, टॉर्क तो हमें इसके अबाउट फाइंड करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओके, ओके सर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज 0 इफ, कंडीशन क्या होना चाहिए बोलो? एक फोर्स का अगर टॉर्क 0 होगा, इसका कंडीशन क्या होना चाहिए बोलो? फोर्स इज The 0। force passes through the point of reference. पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स मस्ट बी पासिंग थ्रू द पॉइंट O, राइट? तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इफ वी आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क अबाउट पॉइंट O, तो हम ये बोल सकते हैं कि द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन of the force must be passing through the point
ओ, ओके, ओ से पास करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका भी टॉर्क 0 होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा फोर्स ऐसे लग रहा है F2, इसका भी 0 होगा, या आप इस तरह से लगाओ ये वाला F3। इससे करने से बेनिफिट क्या हो रहा है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होना चाहिए, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 तभी होगा जब वो लाइन उस पॉइंट से क्रॉस होगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस में हमारा जो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स इज 0 हो जाता है। ओके, यहाँ पे हमारा अच्छा, F1 टॉर्क अबाउट टॉर्क ऑफ फोर्स F1 इज 0, ओ के अबाउट, टॉर्क ओ के अबाउट F2 का भी 0 होगा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम पॉइंट O इज 0। आप एक F4 ऐसे फोर्स ले लो, दिस फोर्स इज F4, ऐसे लग रहा है। अब इसका टॉर्क फाइंड करना है, किसके अबाउट, O के अबाउट। देख रहे हैं कि ये तो इसी के अबाउट पास कर रहा है, सो द 4 का भी टॉर्क 0 हो जाएगा। तो जितने भी फोर्सेस अगर उस पॉइंट से उसका लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है, तो उस फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, because there is no perpendicular distance. Okay, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क क्या होता है। टॉर्क को मैंने बताया कि टाउ से डिनोट करते हैं, इस तरह से टाउ वेक्टर से डिनोट करते हैं। ओके, अब जो टॉर्क होता है इन द वेक्टर फॉर्म, वो याद रखना कि दिस इज आर क्रॉस एफ होता है, वेयर आर क्रॉस एफ, एफ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, द फोर्स F इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन एट पॉइंट P, इसको P ले लो, एंड वी आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क अबाउट O। सो दिस फोर्स के डायरेक्शन में ही लाइन ऑफ एक्शन होता है, सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। ओके, ऐसे हम बोल सकते हैं। और ए हो गया हम लोग का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने फोर्स लगाया तो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कुछ तो फोर्स लगाओगे ना एक पॉइंट पे, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। ओके, अब जो हम लोग का आर वेक्टर होता है, ये होता है जिसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना है, तो ये हो जाता है हम लोग का आर वेक्टर। ओके, और उसी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। तो लिख लो, आर वेक्टर जो होता है वो हो जाता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। ओके, मतलब जिसके अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, वहां से हम इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज एफ वेक्टर, उसी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो ये हो जाता है हम लोग का टॉर्क। ओके, वेक्टर फॉर्म में है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द टॉर्क, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। मतलब ये जो आर वेक्टर है इसके भी परपेंडिकुलर होता है और इस फोर्स इसके भी परपेंडिकुलर होता है ना, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है हम लोगों का। अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि बेसिकली जो हम लोगों का ये हो जाता है, अगर हम टॉर्क अबाउट ओ की अगर बात करें, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, है ना। ओपी हम लोग का आर वेक्टर है और दिस इज एफ वेक्टर। अगर मान लो कि दो वेक्टर के बीच का कुछ तो एंगल रहता ही है, इसको एक्सटेंड कर दो, इस तरह से एक्सटेंड कर दिया, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, क्या होगा। एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड
एफ वेक्टर क्या होगा बोलो? थीटा होगा, थीटा होगा। ओके, बिकॉज इसका टेल यहाँ पे ले जाओ शिफ्ट करके, देखो दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू OP इज द आर वेक्टर mod of r mod of f and this is sin theta। ओके, sin theta लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग ऐसे भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अबाउट O इज इक्वल टू mod of f इंटू r sin theta। अब ये समझने की कोशिश करो, व्हाट इज r sin theta? ये r sin theta क्या है यहाँ पे जो आ रहा है? ये r है और यहाँ से हम एक ए वाला एंगल कितना होगा, दिस इज ऑल्सो थीटा, और इन 90 डिग्री ऐसे ड्रॉप कर दो, तो आर साइन थीटा क्या हो जाएगा? ए वाला लेंथ, यस और नो? यस सर। दिस इज आर, दिस एंगल इज थीटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस लेंथ इज आर साइन थीटा, और वही तो हमने इससे पहले डिराइव कराया था कि वो आर साइन थीटा ही होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द फोर्स एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, या हम टॉर्क को ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर इंटू मॉड ऑफ एफ साइन थीटा। ओके, अब बोलोगे ये क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा, मॉड ऑफ एफ साइन थीटा क्या है? एफ कॉस थीटा, इसके एलोंग कंपोनेंट आएगा, दिस इज एफ कॉस थीटा, एंड व्हाट इज एफ साइन थीटा? ये वाला आ जाएगा एफ साइन थीटा। ओके, एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट एलोंग आर वेक्टर एंड एफ साइन थीटा इज कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। समझ में आया? इसका मतलब जो हमें टॉर्क आ रहा है, दिस इज द टॉर्क आर इंटू एफ साइन थीटा, एंड द एफ साइन थीटा इज, दिस इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। इसका मतलब है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर एंड एफ साइन थीटा इज एफ परपेंडिकुलर। ओके, अब आपको लग रहा है ये कैसे आ गया? ये देखो, हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इस फोर्स का दो कंपोनेंट ले लो, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। फॉर एफ कॉस थीटा टू वेक्टर्स आर पैरेलल, OP and this component is parallel, so what should be the cross product for these two vector? बोलो। जीरो, Zero. जीरो, बिकॉज ये दोनों पैरेलल हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट केवल इसी से आएगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, और एफ साइन थीटा इंटू आर कर देंगे तो हमारा आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। ओके, तो अगर हमें टॉर्क फाइंड करना है तो हम दो काम कर सकते हैं। नंबर वन, either take the force F and take the perpendicular distance R perpendicular, मतलब लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर फाइंड कर लो जो इससे पहले मैंने कराया था, या सेकेंड मेथड आपके पास है कि R को एज इट इज रखो, जितना उसका डिस्टेंस है ना उसको एज इट इज रखो, फोर्स का कंपोनेंट ले लो, F परपेंडिकुलर कर दो, F परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू द R वेक्टर वाला कंपोनेंट। दोनों ही केसेस में हमारा जो आंसर्स आता है सेम आता है। ओके, इसका अब हम डायरेक्शन पे आ जाते हैं कि यहाँ लग रहा है कि ये तो आर इधर है एफ इधर है, आर क्रॉस एफ करेंगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा। कुछ नहीं, वेक्टर को ट्रांसलेट किया जा सकता है, दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज एफ वेक्टर, आर वेक्टर एंड दिस इज एफ वेक्टर, और इसके बीच का एंगल थीटा है, यही है ना। दिस इज आर को ट्रांसलेट कर दो, अब आर क्रॉस एफ करो, क्लॉकवाइज आया कि नहीं आया, और यहाँ करोगे वो भी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आर क्रॉस एफ आप कैलकुलेट भी करोगे तो वही डायरेक्शन देगा जो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से करोगे। ओके, ये पॉइंट हम लोग का एन है। चलो एक क्वेश्चन करो इस पे, तो और क्लियर होगा कि हमें इस तरह की चीजों को अप्लाई कैसे करना होता है। लिखो, Where is B? this point is B. Okay,
this point is B. You have to find the torque about O, A and B. क्वेश्चन है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड एक फोर्स ऐसे लग रहा है. Point P is the point of application of the force having value 2i cap plus 4j cap. तो तीनों पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द टॉर्क अबाउट O, then find the torque about A, then find the torque about B. यस, मुझे किस रिस्पॉन्स आए हैं? 0 और आया है मुझे रिस्पॉन्स 8 एंड 8. चलो इसको देखते हैं. O के अबाउट फाइंड करना है. तो हमने बताया था आपको कि द टॉर्क जो होता है हम लोग का, दिस इज R क्रॉस F. ओके, स्टेप्स देखना बड़ा ज़रूरी है. What is R? R is the position vector from this point to this point. So this is the position vector of P with respect to O. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2i cap plus 4j cap. तो R is 2i cap plus 4j cap cross 2i cap plus 4j cap. This is R and this is F. A हो गया हम लोग का 0. दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है. ओके, नाउ पार्ट बी, वी हैव टू फाइंड द टॉर्क अबाउट ए. ए के अबाउट कैलकुलेट करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट. इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेंगे तो हम पोजीशन वेक्टर ऐसे मार्क करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का. दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्रॉस एफ वेक्टर. ए लिखेंगे. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए? ए वेक्टर कितना होगा? दिस इज 2i कैप. देखो डायग्राम में देखो, दिस इज 2i कैप है ना. दिस लेंथ इज 2 along the x axis and cross 2i cap plus 4j cap. so I cross I0 and ij k हो जाएगा. तो 8k cap the torque about A. and similarly we will find the torque about B. B के अबाउट कैसे फाइंड करेंगे? A हो जाएगा हम लोग का पोजीशन वेक्टर. दिस इज position of P with respect to B. So the RPB cross F vector, and therefore RPB, this vector is 4 unit along J cap. The 4J cap cross 2I cap plus 4J cap, and this is JI minus K. The minus 8K cap and J cross J is 0. तो द टॉर्क अबाउट बी इज इक्वल टू दिस वैल्यू. ओके, तो इस तरह से हम वेक्टोरियली फाइंड करेंगे. ध्यान ये रखना होता है कि पोजीशन वेक्टर वहां से लोगे उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का और क्रॉस एफ करना है, तब जाके हमारा टॉर्क आता है. अब बोलोगे जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या वैसे नहीं कर सकते हैं? आप वैसे भी कर सकते हो. इसका अल्टरनेट वे देखो क्या हो सकता है. यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट कितना है? 2 और y कंपोनेंट कितना है हम लोग का? 4. दिस इज 2 यूनिट, दिस इज 4 यूनिट. O का तो 0 होगा हमें पता है, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज पासिंग थ्रू पॉइंट O. इसमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, 0 हो गया. नंबर 2, वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट A. तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर आपको A के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है तो हमने बताया था ना कि द टॉर्क जो होता है दिस इज R इंटू F परपेंडिकुलर. हमने बताया था ये वाला. इसका मतलब दिस इज R वेक्टर और इसका दो कंपोनेंट है 2 और 4. तो कौन सा कंपोनेंट टॉर्क देगा, 2 वाला 4 वाला? बोलो. 4 वाला.
4 वाला, 4 वाला। तो हम लेंथ को एज इट इज रखेंगे, दिस लेंथ इज 2 एंड दिस कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर इज 4 यूनिट, सो दिस इज 8। अब बोलोगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखो, फोर्स को पकड़ के एक की तरफ बेंड करो, फोर्स को पकड़ के एक की तरफ बेंड करो, एंटी क्लॉकवाइज आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन इज प्लस के कैप, तो यहाँ पे आ गया के कैप। ये किसके अबाउट आया? ए के अबाउट। सिमिलरली आप बी के अबाउट भी फाइंड कर सकते हो। ये क्या था? आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर, दिस इज आर, आर को एज इट इज रखो, दिस लेंथ इज 4, दिस लेंथ इज 4 एंड एफ परपेंडिकुलर। अब इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? 2 यूनिट, 4 वाला तो कैंसिल हो गया, 2 यूनिट, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस फोर्स को पकड़ के बी की तरफ बेंड करो, इस फोर्स को पकड़ के बी की तरफ बेंड करो क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन एंड इनटू द प्लेन इज नेगेटिव, सो दिस इज माइनस के कैप। तो दोनों ही मेथड से हमारा आंसर आ रहा है। ये वेक्टर मेथड है, ये अप्लाई करते समय जरूर ध्यान देना है कि दिस शुड बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द ओ, है ना, या ए या बी, इस तरह से करना होता है। अब आप लोगों को मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, अब उसको आप लोग सॉल्व करो। अब आप इसको सॉल्व करो कि एक हमारे पास डिस्क है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। कैलकुलेट द नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ओ के अबाउट नेट टॉर्क बताना है। 4 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द डिस्क, F1 at an angle 30 degree, F2 10 Newton, F3 10 Newton and F4 at a distance r by 2 at an angle 37 degree. Okay, so what will be the net torque? आपको नेट वैल्यू बताना है इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 30 आउट, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। और इसका सोल्यूशन देखो, हम यही करेंगे, द नेट टॉर्क जो हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 एंड टाउ 4, चारों को ऐड करना है। ओके, अब देखो ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं द नेट टॉर्क। हमें इन और आउट करना है। अब बताओ इसका हम क्या करें, 1 का टाउ 1 हमें फाइंड करना है। F1 R को एज इट इज रखने देते हैं R, और इस F1 का कौन सा कंपोनेंट ले लें, R के परपेंडिकुलर F sin 30, F sin 30 है ना, F1 sin 30 ले लिया, बिकॉज ए वाला कंपोनेंट ए तो जीरो हो जाएगा, R के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना होता है। और ए हो गया हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? चलो पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, तो ए नेगेटिव हो जाएगा, F2 इंटू आर, इसका टॉर्क F2 इंटू आर, एक क्लॉकवाइज है नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव होगा। इसका क्या हो जाएगा, प्लस F3 इंटू जीरो, और इसका क्या हो जाएगा, ए भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो F4 कौन सा कंपोनेंट ले, साइन 37 है ना, ए वाला F4 साइन 37 परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए आर बाई 2 वेक्टर के, आर बाई 2। अब आप देखो इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू 4, F1 है 20 और साइन 30 1/2 माइनस F2 है 10 इंटू 4 प्लस 0 प्लस F4 है 25 साइन 37 3/5 इंटू आर 4/2, सो दिस इज 30 न्यूटन मीटर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करना, द नेट टॉर्क।
और एक किधर आया इसका डायरेक्शन, बोलो। ये हम लोग का आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, बेसिकली आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन इधर आ जाएगा। ओके, तो अब आपके माइंड में किसी किसी का क्वेश्चन आता है, सर इन को पॉजिटिव लें या आउट को पॉजिटिव लें? आपकी मर्जी। अगर आप इन को पॉजिटिव लेते हो तो आउट को नेगेटिव लो, अगर आप आउट को पॉजिटिव लेते हो तो इनको नेगेटिव लो। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आप किसको पॉजिटिव लेना चाहते हो, किसको नेगेटिव लेना चाहते हो। ओके, तो ये रहा हमारा टॉर्क का कैलकुलेशन। और ये ध्यान देना कि जो हम सेकेंड वाला मेथड बताए ना, कि इफ आर को एज इट इज रखेंगे, आर को एज इट इज रखेंगे और फोर्स का कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, ये और फास्ट मेथड होता है। अदरवाइज कौन करने जाए इसको, लाइन ऑफ एक्शन ऐसे, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप, फिर वो कैलकुलेशंस, इतना हमें नहीं करना होता है कि लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर करेंगे। हमें जब जरूरत होगी, लग रहा है कि उस तरह से करना सही है तो करेंगे। अदरवाइज यहाँ फोर्स हमें दिख रहा है, इसका कंपोनेंट में ब्रेक करो ना, ये फास्ट मेथड है और इस पे हम ज़्यादा आसानी से वर्क कर सकते हैं कम टाइम में। ओके, तो ये रहा टॉर्क का कैलकुलेशन। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक कि एक एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। बहुत जने इसमें कंफ्यूज करते हैं, सर टॉर्क तो एक्सिस के अबाउट ही कैलकुलेट किया जाता है। मैक्सिमम जने का यही रिस्पॉन्स रहता है। जो भी थोड़ा बहुत टॉर्क का आइडिया होगा ना, अपने फ्रेंड से पूछना है, या जनरली जिनको कम नॉलेज होता है, चाहे तो थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं, वही बोलते हैं कि टॉर्क एक एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। एक फोर्स जो होता है उसका टॉर्क होता है, एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। अब आपके माइंड में आएगा फिर एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है। ओके, इस पे मैं आता हूँ। चलो, इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये समझा दूँ कि मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, ये वाला। ओके, एक ब्लॉक है, आपको कुछ चीज़ें याद दिला रहा हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये ब्लॉक किधर मूव कर सकता है? इन विच डायरेक्शन ब्लॉक कैन मूव? along 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 x x, axis। along x एक्सिस। ओके, y में तो मूव नहीं करेगा। तो अगर मान लो हम इधर फोर्स अप्लाई करेंगे तो x में एक्सेलरेट करेगा, है ना? तो हम किस में इंटरेस्टेड हैं कि द नेट फोर्स along x इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अगर मान लो कि हम फोर्स अगर इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं किसी एक एंगल पे, तो क्या होगा, बोलो? कंपोनेंट इसका Component लेना कंपोनेंट लेना पड़ेगा कि द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे ब्लॉक कंस्ट्रेन है x में मूव करने के लिए। तो जब हम लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन लिखते हैं कि ब्लॉक x में ही मूव कर सकता है, तो द नेट फोर्स along x इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन along x, ये हम काम करते हैं, है ना? अब देखो टॉर्क का काम क्या होता है। मान लो कि किसी भी बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया और उसने अगर टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब वो रोटेशनल चेंजेस आएंगे वहां पे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लीनियर मोशन में जो फोर्स लगाते हैं, अगर फोर्स कुछ है बॉडी पे तो एक्सेलरेट करता है, लीनियर एक्सेलरेशन होगा। ओके, लीनियर एक्सेलरेशन होगा। अगर किसी बॉडी पे टॉर्क आ रहा है तो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब रोटेशन इफेक्ट आ जाता है, मतलब वो रोटेट करने लगता है। अगर किसी बॉडी पे टॉर्क 0 है तो उसका मतलब रोटेशन नहीं होगा। अगर इनिशियली रोटेट नहीं कर रहा है, मान लो कोई बॉडी है इनिशियली रोटेट नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, और उस पर नेट टॉर्क अगर 0 है, जैसे हमने टॉर्क कैलकुलेट करना बताया आप लोगों को, नेट टॉर्क 0 है तो बॉडी रोटेट नहीं करेगा। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि ज़्यादा फोर्स मतलब ज़्यादा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। और वहां पे हम समझ सकते हैं कि ज़्यादा टॉर्क मतलब ज़्यादा रोटेशनल चेंजेस आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया, बोलो? तो आप टॉर्क को ऐसे समझ सकते हो। ओके, अब बात ये आती है कि हम एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है चीज़ें हैं। ये देखो कि मान लो कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये हम लोग का एक्सिस है, जो हम लोग का डोर होता है, गेट होता है, वो किसके अबाउट रोटेट करता है? एक वर्टिकल एक्सिस, हिंज के अबाउट। एक हिंज के अबाउट वर्टिकल एक्सिस होता है, उसके अबाउट रोटेट करता है। जो हम लोग का डोर होता है घर का या फिर गेट होता है, मेन गेट, हाँ। है ना? अब यहाँ पे बताओ टॉर्क जो होता है इसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, वेक्टर क्वांटिटी है,
कुछ y कंपोनेंट होगा और कुछ z कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। हाँ सर। अब यहाँ पे हम ये हाँ बोल सर। सकते हैं कि अगर इससे रिलेट करो, अगर x में इसका कोई फोर्स है, इसका मतलब x में एक्सेलरेट करेगा, y में कुछ फोर्स है तो y में एक्सेलरेट करेगा, z में फोर्स है तो z में एक्सेलरेट करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे कंस्ट्रेन कर दिया कि x में ही जाएगा, तो नेट फोर्स अलोंग x इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिख देते हैं। अब उसी तरह से अगर कोई बॉडी है इस तरह का, अगर इसका x एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क, मतलब टॉर्क का x कंपोनेंट अगर होगा, टॉर्क का अगर x कंपोनेंट अगर कुछ है तो मतलब x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। टॉर्क का अगर कुछ y कंपोनेंट है तो y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। टॉर्क अगर z के अबाउट है तो z के अबाउट रोटेट करेगा। बात समझ में आई? इसका मीनिंग ये रहा यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि कंस्ट्रेन कर दिया कि ना एक्स वाई में रोटेट नहीं करेगा, केवल जेड में रोटेट करेगा। ओके, हमारा जो डोर होता है केवल जेड में रोटेट करेगा। तो बताओ हम लोग अब यहाँ पे क्या काम करेंगे? आप फोर्स लगाए, फोर्स लगाते हो डोर पे, ऐसे फोर्स लगाते हो, वो घूम जाता है, रोटेट कर जाता है, मतलब उसमें रोटेशनल चेंजेस आ जाते हैं। रोटेशनल मोशन का जो चेंजेस आता है आपके फोर्स लगाने से, वो क्यों आया? बिकॉज आपका फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस किया और उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट कर गया। ओके, अब इस जेड एक्सिस के अबाउट हमने जब फिक्स कर दिया ना, तो टॉर्क बेसिकली हम इस फोर्स का जो टॉर्क होता है, ये देखेंगे कि इसका टॉर्क जेड एक्सिस के एलोंग कितना आ रहा है। एक्स में आ रहा होगा, वाई में आ रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेड के एलोंग कितना इफेक्ट आ रहा है, द इफेक्ट ऑफ द टॉर्क, मतलब कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क ऑफ ड्यू टू द फोर्स एफ एलोंग जेड डायरेक्शंस, उससे हमें मतलब है। बात समझ में आई? तो अगर हम बोलते हैं कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, इसका मतलब है बेसिकली वी आर वर्किंग एलोंग अ कंपोनेंट। मतलब यहाँ हम x में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसका रोटेशन एक एक्सिस के अबाउट फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमने मोशन एक एक्सिस के अबाउट फिक्स किया था, यहाँ पे हमने रोटेशन एक एक्सिस के अबाउट फिक्स कर दिया। तो जब इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होना है तो हम बाकी कंपोनेंट में क्यों जाए? ओनली विल सी द जेड कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क, और वही हमें रोटेट करने में हेल्प करेगा। यस और नो बोलो। तो आपने बोला कि वो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट हो या वाई एक्सिस में कंपोनेंट हो, यहाँ पर क्या होगा? कहाँ पे होगा? अरे इधर अगर तुम फोर्स लगाते हो, इधर जेड में फोर्स नहीं लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है, ये सब लग रहा है, बाकी चीजें लग रहा हाँ है हाँ ना, सर। ये सब चीजें लग रहा हाँ है। अगर इस फोर्स की बात करोगे तो इस फोर्स का अगर आप निकालोगे, कहीं से टॉर्क निकालोगे, तो क्या होगा? इसका एक्स में कुछ होगा, लेकिन ये हिंज का काम है, वो सबको बैलेंस कर देगा। एक्स वाई में रोटेट नहीं होना है तो नहीं होना है। जैसे यहाँ पे ग्राउंड का काम है कि इसको बैलेंस कर दो नॉर्मल से, या जैसे भी बैलेंस करोगे, यहाँ हिंज का काम होगा कि बैलेंस कर दो, बाकी चीज़ों को हटा दो। ओके, केवल अच्छा ये अच्छा। जेड के नहीं, अबाउट ही रोटेट कर सकता है। only z axis हाँ, in इट this कैन case. ओनली रोटेट अबाउट द जेड एक्सिस। तो यहाँ पे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का मतलब है कि हम एक एक्सिस के अलोंग इसको कंस्ट्रेन कर दिया कि इसी के अलोंग मूव करना है। तो बस हम कंपोनेंट देखेंगे कि जेड कंपोनेंट में कितना टॉर्क है, बस काम खत्म। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। तो आप इसको नोट कर सकते हो कि द टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट एक्सिस ए बी, दिस इज एक्सिस ए बी, is defined as the component of torque of force F about any point O on the axis AB along the axis AB। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा आप लोगों के लिए, लेकिन मैं सारे कंफ्यूजन आपके दूर करता हूँ, वेट करो। मान लो कि फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज द फोर्स F। ओके, ए फोर्स का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है P, ठीक है। ये बोला गया कि इस फोर्स ने कुछ टॉर्क डेवलप किया और उस टॉर्क का कंपोनेंट ए बी के एलोंग कुछ होगा। अब आपको ये भी पता है कि हम अगर दो पॉइंट ले लेते हैं, ओ ले लें और O1 ले लें, तो इसी फोर्स का टॉर्क ओ के अबाउट कुछ होगा
यस और नो? और इसी फोर्स का टॉर्क O1 के अबाउट कुछ होगा, दोनों सेम होगा डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट होगा तो। डिफरेंट होगा। तो टॉर्क अबाउट O एंड द टॉर्क अबाउट O1 दोनों डिफरेंट होगा। अब इसका अगर हम कंपोनेंट लेंगे ए बी के एलोंग, मान लो कि ए बी के एलोंग हमारा यूनिट वेक्टर एन कैप है, तो या तो सर आप तब सेम हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है? टॉर्क यहां फाइंड किए और ए बी के एलोंग कंपोनेंट ले लो, टॉर्क O1 के अबाउट फाइंड करो, ए बी के एलोंग कंपोनेंट ले लो। जब कंपोनेंट लोगे ना वो सेम हो जाता है। या तो O के अबाउट फाइंड करके कंपोनेंट लो ए बी के एलोंग, या O1 के अबाउट फाइंड करके कंपोनेंट लो ए बी की तरफ, दोनों वैल्यू सेम होगा। ए आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो मैं इसको प्रूफ करके बता रहा हूं। देखो, लिखो लिखो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अबाउट O एलोंग ए बी, मतलब सबसे पहले हम O के अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे। टॉर्क फाइंड करने का हमारा मेथड क्या है कि ए वाला वेक्टर OP वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, यही करेंगे। तो व्हाट इज द टॉर्क अबाउट O? ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस इज OP क्रॉस F, R क्रॉस F होता है, अभी मैंने बताया। इससे एग्री करते हो आप लोग, है ना? अब हमें बताना है कि इस टॉर्क, दिस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई वेक्टर है हमारे पास, मान लो कि कोई वेक्टर आया इस तरह का, और इसके एलोंग एन कैप के एलोंग अगर हमें कंपोनेंट बताना है इस वेक्टर ए का, तो हम क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, सिंपल। दिस इज यूनिट वेक्टर एन कैप, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग एन कैप क्या होगा? ए डॉट एन कैप, यस और नो? सिंपल है। तो डॉट हाँ सर। एन कैप कर देंगे, तो ए जो हो जाएगा हम लोगों का टॉर्क डॉट एन कैप, ए देगा एलोंग ए बी, मतलब ए बी के एलोंग इसका कंपोनेंट दे रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूं अभी। तो कंपोनेंट अबाउट O और उसका कंपोनेंट इसका ए बी के एलोंग ले लेंगे, तो ए वैल्यू आ गया। चलो देखो, अब इसको देखो, OP ए हम लोग आ गया। अगर मैं सिमिलरली फाइंड करूं कि द व्हाट इज द टॉर्क अबाउट O1, वो कितना हो जाएगा? O1 P वेक्टर क्रॉस F, ए वाला वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा इसके अबाउट टॉर्क? और हमें इसका कंपोनेंट एलोंग ए बी लेना है। द कंपोनेंट अबाउट मतलब एलोंग ए बी, O1 के अबाउट टॉर्क फाइंड किया और ए बी के एलोंग उसका कंपोनेंट ले रहे हैं, तो डॉट एन कैप कर देंगे, यस और नो? वही काम। अब हम ये प्रूफ कर दें कि दोनों सेम है, तो आप एग्री कर जाओगे कि कोई भी पॉइंट लेंगे तो सबके लिए सेम होगा, यस और नो? होगा ना? हाँ सर हाँ, क्या है? सर वो एन कैप वाला पार्ट एक बार समझाएंगे, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो, if you have to find the component of any vector A along n cap direction में, so what do? We take the A dot n cap, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया था, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर along दिस वेक्टर। ओके ओके सर, ओके। तो वही है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर along एक्सिस ए बी, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर along एक्सिस ए बी, राइट? तो ये हो गया हम लोगों का। अब देखो, इसको पकड़ो और यहां पे लाओ, द टॉर्क ऑफ O along ए बी जो हो जाएगा, हम लोग OP को क्या लिख सकते हैं? OP को लिख सकते हैं OO1 प्लस O1P क्रॉस F डॉट एन कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना? OO1 वेक्टर दिस वेक्टर, OP वेक्टर इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो ये जो हो जाएगा हम लोगों का OO1 क्रॉस F डॉट एन कैप प्लस O1P क्रॉस F डॉट एन कैप। अब मुझे बताओ एक क्वांटिटी क्या होगा? OO1
ओ ओ वन किसके अलोंग है? एन कैप के अलोंग है। ओ ओ वन किसके अलोंग है? एन कैप के अलोंग है। हाँ सर। तो ओ ओ वन इज पैरेलल टू एन कैप, तो ये जो क्वांटिटी हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बिकॉज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों वेक्टर जब पैरेलल होता है तो जीरो हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ओ ओ वन वेक्टर इज पैरेलल टू एन कैप। बात समझ में आ रही है ना? दोनों पैरेलल होगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। और ये कितना आ जाएगा? ओ वन पी, और इसको लिख दो अब डायरेक्ट यहाँ पे। एक कौन सा वैल्यू है? ये वाला टॉर्क अबाउट ओ वन, और इसका कंपोनेंट एलोंग ए बी। तो टॉर्क अबाउट ओ, कंपोनेंट एलोंग ए बी। बात समझ में आई या नहीं आई? सर हाँ इसको सर। हम विजुअलाइज कैसे करेंगे? हाँ, सर इसको हम सब विजुअलाइज कैसे करेंगे? विजुअलाइज कैसे करोगे? ये थ्री डायमेंशन में तो इसको विजुअलाइज कैसे करोगे? आप दो फोर्सेस लेके देखना, थोड़ा सा सिंपल वर्जन लेके देखना कि इस तरह से आ सकता है या नहीं आ सकता है। ऐसे में आपको कैसे विजुअलाइज करा दूँ? इसके लिए फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा होना ज़रूरी है। थ्री डायमेंशन में दिखाना पड़ेगा मुझे। आप थोड़ा सा सोचना इस पे। मैं तो वेक्टोरियल प्रूफ कर दिया ना, ये तो हो ही गया। ओके, हाँ आप इस पे थोड़ा सर। सा दिमाग लगाना। देखो, O के अबाउट टॉर्क अलग होगा, O1 के अबाउट टॉर्क अलग होगा, लेकिन इसका कंपोनेंट AB के अलोंग सेम होगा। बस आप जो भी पॉइंट से टॉर्क फाइंड करोगे और उस उधर कंपोनेंट लोगे, सेम आएगा। तो हमें कोई टेंशन नहीं कि एक्सिस पे किस पॉइंट से टॉर्क फाइंड करें। कहीं भी पॉइंट लो, इसके अबाउट करो, इसके अबाउट करो, कोई टेंशन की बात नहीं। आपका आंसर जो आएगा वही आएगा। ओके, एक रिजल्ट ए हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास फोर्स इस तरह से लग रहा है कि दिस फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ए बी, ऐसे this force is parallel to the axis AB, then the torque along the axis will be zero. ये आपको प्रूफ करना है। क्या आप कर सकते हो इसको? कि if the force is parallel, then the component of the torque along this axis will be zero. The torque about the axis will be zero. कैसे करोगे? हाँ सर। बोलो सर बोलो। ए फॉर इन तो पैरेलल है। हाँ, सर जो टॉर्क होगा वो फोर्स से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि फोर्स एक्सिस से पैरेलल है तो टॉर्क एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, तो उसका एग्जैक्टली, कंपोनेंट जीरो होगा। कंपोनेंट जीरो होगा। वेरी गुड। और दूसरा मेथड मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मान लो कि ए हम लोग का ओ है, तो विजिबल मतलब हेजिया हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि टॉर्क अबाउट ओ एलोंग ए बी, हम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। एलोंग ए बी फाइंड करना है तो क्या करेंगे? ओ पी क्रॉस एफ, दिस इज द टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट, और हमें इसका कंपोनेंट लेना है तो डॉट एन कैप करेंगे। एंड दिस इज गिवन, दिस हैज टू बी जीरो बिकॉज ओ पी वेक्टर, दिस इज एफ वेक्टर एंड एन वेक्टर, F vector parallel to n cap. F vector is parallel to n cap, therefore scalar triple product will be zero. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जीरो हो जाएगा। ओके, या सेकेंड आर्को ने बड़ा बढ़िया आंसर दिया, ए बी हो जाएगा कि इफ दिस फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ए बी, सो द टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इफ द फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ए बी, सो द टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ए बी, बिकॉज दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एग्री करते हो यहाँ पे? इफ द फोर्स इज पैरेलल, देयरफॉर द टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द एफ वेक्टर, होगा ना आर क्रॉस एफ। अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा क्या? नहीं आएगा, 90 डिग्री पे है, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर आ ही नहीं सकता, तो जीरो होगा। ये भी हम लॉजिक दे सकते हैं। ओके, ये हो गया हम लोग का सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, चलो तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टॉर्क अबाउट द एक्सिस जीरो एक कंडीशन में और हो सकता है, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स
इंटरसेक्ट द एक्सिस, इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से फोर्स अप्लाई किए, कैसे भी फोर्स अप्लाई करो F, ओके, और इसका लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ओके। अगर इस तरह का कंडीशंस हैं तो भी जीरो होगा, बिकॉज अगर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका हम लॉजिक ए दे सकते हैं कि ये पॉइंट O है, व्हाट इज द टॉर्क अबाउट O? जीरो, बिकॉज देर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट O से पास कर रहा है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्सिस पे हम एक पॉइंट ले लिए O, इसके अबाउट टॉर्क जीरो हो गया। तो इफ द टॉर्क इज जीरो तो व्हाट इज द टॉर्क कंपोनेंट अलोंग AB? ए क्या होगा? जब टॉर्क That ही is जीरो है also तो ए भी zero. जीरो, दैट इज ऑल्सो जीरो। तो अगर ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इंटरसेक्ट द एक्सिस देन द टॉर्क अबाउट द एक्सिस इज जीरो, उधर कोई कंपोनेंट उसका नहीं आएगा टॉर्क का, ओके। तो ये रहा हमारा टॉर्क अबाउट एक्सिस। एंड रेस्ट ऑफ द अदर केसेस में हमारा कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा। दो केसेस में जीरो हो रहा है, फोर्स पैरेलल हो जाए या फिर फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है वो इंटरसेक्ट कर जाए। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ कि कौन कौन से कंडीशंस में जो हमारा टॉर्क अबाउट एन एक्सिस होगा वो जीरो होगा। मान लो कि हमारे पास कोई एक इस तरह का बुक है ना, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ए वाला है ना, ए वाला लाइन जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, ए वाला रोटेट कर सकता है, ए बॉडी है जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम फोर्स ऐसे लगाएंगे, ऐसे फोर्स लगाएं तो एक टॉर्क दिया, रोटेट कर गया, तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क आ रहा है, रोटेट कर रहा है। देखो अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क आएगा, ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब देयर मस्ट बी अ टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस। अगर ये रोटेट कर रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क का होना जरूरी है, रहा होगा, और नहीं रोटेट करेगा तो नहीं रहा होगा। सेकेंड देखो, अगर हम फोर्स ऐसे अप्लाई करें वर्टिकली तो क्या ये रोटेट कर रहा है? नहीं सर। क्यों? कौन सी Yes, sir. कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? The first, second condition, sir. सेकेंड Sir, कंडीशन, the फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ए भी, है ना। ऐसे अप्लाई करोगे किसी भी डोर पे, जो तुम्हारे गेट होता है, डोर होता है, जब उस पे आप पकड़ के झूल जाते हो, ऐसे हैंग करते हो, तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। जब वर्टिकली फोर्स अप्लाई करते हो तो उस पे कोई भी टॉर्क नहीं लगता है। बात समझ में आई? और सेकेंड ये हो सकता है कि हम इसको पकड़ के, देखो सेकेंड ये हो सकता है कि हम इसको पकड़ के ना ऐसे खींचे, ऐसे खींचेंगे तो भी रोटेट नहीं कर रहा है, चाहे ऐसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एकदम इस तरह से, ऐसे रोटेट नहीं कर रहा है। इसका रीजन, ऐसे पकड़ के Second. ए वाला हो गया हम लोगों का, दिस वन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। जब सर ये ऐसे, थोड़ा रिपीट करेंगे? हाँ रिपीट कर देता हूँ। देखो अगर हम फोर्स इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे पकड़ के खींचते हैं, जैसे देखो ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं साइड से, मतलब तो ये रोटेट नहीं कर रहा है। चाहे इस पे ऐसे फोर्स लगाओ, एकदम ऐसे इस तरह से फोर्स लगाओ कि इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इससे पास कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन इससे पास करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो ये रोटेट नहीं कर रहा है। देखो ऐसे फोर्स लगाओ, नहीं रोटेट कर रहा है। चाहे हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे फोर्स लगाओ यहाँ पे, ये वाला ऐसे, नहीं रोटेट कर रहा है ना, नहीं समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, आ हाँ गया? समझ है। अरे हाँ आपके समझ है। आप देखो, आपके घर में डोर्स हैं बहुत सारे, आज इस एक्सपेरिमेंट को करना, डोर को ऐसे एकदम ऐसे पुल करना सो दैट आपका फिंगर हिंज की तरफ पॉइंटेड आउट है, ऐसे पुल करना, आपका डोर रोटेशन में नहीं आएगा। आप डोर को पकड़ के वर्टिकली ऐसे प्रेस करना, आपका डोर रोटेशन में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में एक्सिस के अबाउट टॉर्क नहीं है, टॉर्क नहीं है तो रोटेशन नहीं आएगा चेंज में, ओके। अगर आप ऑब्लिकली फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस ही बात है रोटेट करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आते हैं कि टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है किसी पॉइंट के अबाउट।
देखो, अगर हमें ग्रेविटी का टॉर्क फाइंड करना है किसी पॉइंट के अबाउट, मान लो कि ओरिजिन ओ यहाँ पे है, इसके अबाउट फाइंड करना है, तो हमारा बहुत सारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स का हम ले सकते हैं या कंटिन्यूअस मास लो। चलो एक के लिए मैं प्रूफ कर देता हूँ, बाकी के लिए आप उसको याद रखना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से पोजीशन वेक्टर मार्क करते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2 और Rn, इस तरह से मार्क कर देंगे। तो हमें अगर टॉर्क फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क ड्यू टू 1, टॉर्क ड्यू टू 2, टॉर्क ड्यू टू 3, पॉइंट मास 3 और टॉर्क ड्यू टू n तक करते हैं। यही काम करते हैं ना। हर एक का इधर पे m1g फोर्स लगा, इधर पे कितना लगा m2g, इधर फोर्स कितना लगा m3g, इसी तरह से लगेगा बिकॉज g इज द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आर क्रॉस एफ करते जाएंगे, हमारा नेट टॉर्क आ जाएगा। अब देखो इसका कैलकुलेशन, अगर हमें टॉर्क फाइंड करना है तो व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू 1 के अबाउट टॉर्क क्या होगा, R1 क्रॉस एफ लिखते हैं, क्रॉस एफ, व्हाट इज एफ, m1g, m1 and this is g vector, plus what is the torque about 2, this is R2 cross m2 g vector, right, up to the n terms, so Rn cross mn g vector, right। इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ सेकेंड, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। वी कैन राइट m1 R1 प्लस m2 R2 अप टू दी mn Rn, ओके। m1 को इधर कर दिया, m1 R1 m2 R2 एंड क्रॉस g इधर बाहर ले लिया। देखो बात वही है, m1 R1 क्रॉस g, ये वाला टर्म्स आ गया, m2 R2 क्रॉस g, ये वाला टर्म्स आ गया, एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं कि इसमें m1 प्लस m2 मतलब हम कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल को m से डिवाइड कर दो, वेयर m इज टोटल मास, m1 प्लस m2 अप टू द mn। अब मुझे कोई बताएगा कि ये क्या हो गया, ये वाला क्वांटिटी, सेंटर ऑफ मास, RCM. Location of RCM, center of so this is m RCM, location of the center of mass, cross g, it means कि the net torque about जो O हम फाइंड करेंगे, this is RCM क्रॉस mg, है ना। इसको फाइंड कर लो, यही टॉर्क हो जाएगा। अब हम इससे क्या सीखें, m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। अगर आपको किसी भी बॉडी का ग्रेविटी का टॉर्क फाइंड करना है तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि अगर हमारे पास किसी भी बॉडी का अगर टॉर्क फाइंड करना है, तो अगर मान लो इस पॉइंट से टॉर्क फाइंड करना है तो हमारा यहाँ भी mg, यहाँ भी mg, यहाँ भी mg, यहाँ भी mg, हर एक जगह पे mg इनफाइनाइट लगेगा। तो हम कितने का टॉर्क फाइंड करके ऐड करें, तो हमारा सिंपल मेथड क्या है कि हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि टोटल मास इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है mg। The whole mass is concentrated at the center of mass of the body and the force of gravity is mg is acting in vertically downward directions। अब बताओ, इस फोर्स और यहाँ से टॉर्क फाइंड करना है तो क्या करेंगे, दिस इज r क्रॉस mg। अब ये इजी हो गया। अदरवाइज आप हर एक डीएम मास पे ना mg फोर्स लगता है, dmg 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 dmg, और हर एक का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है। तो हम कितना टॉर्क फाइंड करेंगे ग्रेविटी का, तो उसके लिए हमारे पास मेथड क्या है कि वी कैन अज्यूम द होल मास ऑफ अ बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट द r क्रॉस f where f is the mg and the point of application of the mg is center of mass of the body, right। तो यहाँ से जो आप कैलकुलेट करोगे वही हम लोग का टॉर्क हो जाता है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर हमारे पास कोई एक रॉड है इस तरह से, ओके, और आपको पॉइंट O के अबाउट इसका मास m है और इसका लेंथ l है, लेंथ l और इसका मास m है, तो टॉर्क O के अबाउट टॉर्क मतलब पॉइंट O के अबाउट इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, बता सकते हो?
हमारा मेथड क्या है? ए यूनिफॉर्म रॉड है, मास m, लेंथ l, mlg/2। mlg mlg by by 2। 2 हम लोग क्या करेंगे, ml इसका by 2 सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसका हम सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ले लेंगे। हम अब सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास कंसंट्रेटेड है, तो दिस इज mg। ए फोर्स इधर लग रहा है, इसके अबाउट फाइंड करना है, एक फोर्स इधर है, दिस इज द टॉर्क ऑफ फाइंड करना है, दिस लेंथ इज l by 2। यहाँ से ये वाला लेंथ हो जाता है हम लोग का l by 2, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, mg फोर्स, और ए वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन आप ऐसे समझ सकते हो, l by 2। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन, बस हो गया। तो हमें किसी भी बॉडी का अगर ग्रेविटी का टॉर्क फाइंड करना है, तो सिंपली हम उसका सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास रख के mg फोर्स लगा देंगे। अब हमारा सिंपल सा एक फोर्स हो गया, और इसके अबाउट टॉर्क बताना है, हो गया काम। ओके ओके, सो चलो आज के क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया, जो टॉर्क था, फिर से एक्सिस का अबाउट टॉर्क क्या होता है, ग्रेविटी का टॉर्क क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, और उसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि जेई में भी पूछे गए हैं, वो सब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे।